साल था 1665। सोचिए, एक आदमी पेड़ की छाल का एक मरा हुआ टुकड़ा लेता है, जिससे कॉर्क कहते हैं, हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल, कॉर्क। तो वो उसे अपने ही बनाए एक बहुत ही साधारण से माइक्रोस्कोप या कहें लेंस के नीचे रखता है। और उसे शायद लगा होगा कि कुछ खुरदुरा सा या ठोस सा दिखेगा। हाँ, लेकिन उसे जो दिखा ना, उसने विज्ञान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। उसे दिखा एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ, छोटे छोटे खाली कमरे जो एक दूसरे से एकदम सटे हुए थे। और उस आदमी ने, यानी रॉबर्ट हुक ने, इन कमरों को एक नाम दिया। उसने ने कहा सेल्स। और पता है, यहीं से इंसान के अपने ही शरीर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। एकदम सही। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण या डीप डाइव में जो नोट्स और रिसर्च हमारे सामने हैं, उनका पूरा फोकस यही सेल है। हाँ, हम समझने वाले हैं कि जीवन की ये बुनियादी इकाई आखिर काम कैसे करती है। मतलब ये किन चीजों से बनी है, ये अपने आसपास के माहौल से बातचीत कैसे करती है, और ये कैसे तय करती है कि कोई जीव जिंदा रहे या नहीं। और यहाँ एक बात साफ कर दूं कि इसे सिर्फ विज्ञान की किसी पुरानी किताब का बोरिंग चैप्टर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ उन अरबों माइक्रोस्कोपिक मशीनों की बात कर रहे हैं जो ठीक इसी पल, मतलब अभी, बिना रुके काम कर रही हैं। हाँ, मतलब जो दिल अभी धड़क रहा है या जो दिमाग इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, वो सब इन्हीं छोटे छोटे कमरों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली आ रही है। अच्छा, क्या? रॉबर्ट हुक ने तो बस शुरुआत की थी ना। मतलब हमारे स्रोतों के हिसाब से उन्हें जो दिखा वो सिर्फ एक खाली ढांचा था, क्योंकि कॉर्क के सेल्स तो मरे हुए होते हैं। हाँ, वो डेड सेल्स थे। तो फिर एक मरे हुए ढांचे से लेकर जिंदा एकदम काम करते हुए सेल को देखने का सफर, वो कैसे तय हुआ? हुक ने जो देखा था वो सिर्फ बाहरी दीवारें थीं। असली जादू तब शुरू हुआ जब तकनीक थोड़ी और बेहतर हुई। अच्छा। हुक की खोज के कुछ ही सालों बाद 1674 में एक और वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। हाँ, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के लेंस को और ज्यादा पारदर्शी और ताकतवर बना लिया था। तो जब उन्होंने तालाब के पानी की बस एक बूंद को उस लेंस के नीचे रखा, अरे वाह, तो पहली बार आजाद तैरते हुए जिंदा सेल्स नजर आए। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। मतलब अब दुनिया को पता चल गया था कि सेल सिर्फ मरे हुए पेड़ों में नहीं है, बल्कि वो जिंदा हैं और हर जगह हैं। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने पहली बार किसी तस्वीर में हलचल देखी हो, है ना? हाँ, एकदम वैसा ही। लेकिन सफर यहीं नहीं रुका। और क्या हुआ? जैसे जैसे हम और गहराई में गए, हमने देखा कि ये कमरे असल में खाली नहीं है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने सेल के अंदर एक गहरे रंग की गोल सी चीज खोज निकाली। गोल सी चीज? क्या वो न्यूक्लियस था? एकदम सही। आज हम उसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। आप इसे सेल का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। अच्छा, सेल का दिमाग। हाँ, और फिर 1838-39 के दौरान स्लाइडन और श्वान नाम के वैज्ञानिकों ने अपनी मशहूर सेल थ्योरी पेश की। सेल थ्योरी? हाँ, उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि चाहे वो एक बहुत बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ हो या कोई हाथी, सब कुछ इन्हीं बुनियादी सेल से मिलकर बना है। और मुझे लगता है 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब तो पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई होगी। अरे बिल्कुल, 1940 में तो समझ लीजिए कि सेल के अंदर की पूरी फैक्ट्री ही हमारी आंखों के सामने आ गई। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, वो प्याज के छिलके वाला। हाँ, एक्टिविटी 5.2। हाँ, अगर प्याज की एक बहुत ही पतली झिल्ली को निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए, तो वो बिल्कुल ईंटों की एक लंबी दीवार जैसी दिखती है। एकदम ईंटों जैसी। और हर एक ईंट एक सेल है। और हर ईंट के बीच में एक काला सा बिंदु है जो कि उसका न्यूक्लियस है। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि प्याज चाहे एक छोटे से नींबी के आकार का हो या एक बड़ी सी गेंद जितना, माइक्रोस्कोप के नीचे उनके सेल्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब प्याज का आकार बदलने से इन बुनियादी ईंटों का आकार या बनावट नहीं बदलती। और यही बात सेल की इस बुनियादी संरचना को इतना खास बनाती है। एक छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ तक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक वो वही रहता है।
ये तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है ना। हाँ बिल्कुल। मतलब पौधों के सेल्स भले ही ईंटों जैसे एकदम एक समान दिखें, लेकिन जब हम इंसानों या जानवरों के शरीर की बात करते हैं तो सेल्स की बनावट में एक बहुत ही अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। शरीर के अलग अलग हिस्सों में सेल्स बिल्कुल अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये किसी लंबी तार या पेड़ की जड़ जैसी दिखती है। हाँ, और उसका वो आकार किसी खास वजह से होता है। शायद इसलिए ताकि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो संदेश होते हैं, जैसे दर्द या ठंड का एहसास, वो बिजली की तेजी से पहुंच सकें। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्पर्म सेल को देखें तो उसकी अपनी एक लंबी पूंछ होती है। तैरने के लिए। हाँ, ताकि वो आसानी से तैर सकें। और इसके अलावा फैट सेल, वो तो किसी फूले हुए अंडे जैसा दिखता है। फूले हुए अंडे जैसा? हाँ, क्योंकि उसका काम सिर्फ ऊर्जा या फैट को अपने अंदर जमा करके रखना है। मतलब हर सेल का डिजाइन इस बात पर निर्भर करता है कि उसे काम क्या सौंपा गया है। एकदम। एक नर्व सेल कभी भी किसी फैट सेल का काम नहीं कर सकता और ना ही उसका आकार ले सकता है। तो क्या हम इन सेल्स की तुलना लेगो ब्लॉक से कर सकते हैं? लेगो ब्लॉक्स कैसे? मतलब बुनियादी तौर पर सारे लेगो ब्लॉक्स एक ही तरह के प्लास्टिक और एक ही सिद्धांत से बने होते हैं, है ना? हाँ। लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से जोड़कर आप एक साधारण सी दीवार भी बना सकते हैं, एक गाड़ी भी बना सकते हैं, और एक उड़ने वाला स्पेसशिप भी। हर डिजाइन का अपना एक अलग काम होता है। अरे वाह, लेगो ब्लॉक्स की ये तुलना इस विषय को समझने के लिए एकदम सटीक है ना? हाँ। बुनियादी नियम बिल्कुल समान है। हर सेल के पास एक बाहरी परत होती है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। हाँ, लेकिन उनका जो अंतिम रूप है वो उनकी जिम्मेदारी तय करता है। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। बताइए। ये लेगो वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक ईंट या लेगो ब्लॉक तो हर तरफ से ठोस होता है ना, एकदम पैक्ड। हाँ। अगर सेल हर तरफ से बंद है तो जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें जैसे खाना या ऑक्सीजन, वो अंदर कैसे जाती हैं? और जो कचरा अंदर बनता है वो बाहर कैसे आता है? क्या इस ईंट में कोई छोटे छोटे दरवाजे छिपे हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। और असल में सेल कोई पूरी तरह से बंद कमरा या ठोस ईंट नहीं है। अच्छा। यहीं पर सेल की बनावट का सबसे शानदार हिस्सा सामने आता है। सेल के चारों ओर एक बहुत ही बारीक और लचीली परत होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हाँ, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और इसका काम सेल के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग रखना है। हमारे स्रोतों में इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। हाँ। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसे एक आसान तस्वीर में बदलूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी बहुत ही सख्त नाइट क्लब के वीआईपी बाउंसर जैसी है। हाँ, वीआईपी बाउंसर। हाँ, सोचिए, ये बाउंसर दरवाजे पर खड़ा है और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चीजों को, जैसे जरूरी पोषक तत्वों या ऑक्सीजन को अंदर आने देता है। हाँ। और अंदर से कुछ खास चीजों यानी कचरे को ही बाहर जाने देता है। बाकी कोई भी गैर जरूरी चीज इस बाउंसर को पार नहीं कर सकती। वीआईपी बाउंसर ये तो बिल्कुल सही तुलना है। और मजेदार बात यह है कि ये बाउंसर किसी लिस्ट को देखकर काम नहीं करता। तो फिर कैसे करता है? ये एक खास भौतिक नियम से काम करता है जिसे विज्ञान में डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, डिफ्यूजन? हाँ, और इसमें सेल को कोई अतिरिक्त ऊर्जा या एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। अरे वाह, मतलब फ्री में काम हो जाता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझना चाहिए कि प्रकृति का एक उसूल है, वो हमेशा संतुलन या बैलेंस बनाए रखना चाहती है। हाँ। जब कोई सेल काम करता है तो उसके अंदर कचरे के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस लगातार इकट्ठी होने लगती है। अंदर कचरा जमा हो रहा है। हाँ। तो जब अंदर CO2 बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहाँ एक तरह की भीड़ या विज्ञान की भाषा में कहें तो सांद्रता बढ़ जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। और बाहर क्या होता है? जबकि सेल के बाहर के माहौल में
CO2 बहुत कम होती है, लो कंसंट्रेशन। यानी अंदर भीड़ ज्यादा है और बाहर जगह खाली है। बिल्कुल। और क्योंकि ये बाउंसर यानी मेम्ब्रेन CO2 को बाहर जाने की इजाजत देती है, तो वो गैस अपने आप उस तरफ बहने लगती है जहां खाली जगह है, मतलब बाहर की तरफ। हाँ, और वो तब तक बहती है जब तक कि दोनों तरफ संतुलन या बैलेंस न बन जाए। इसी को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का अपने आप बहना, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन के साथ भी क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल ठीक ऐसा ही। सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही होती है, और बाहर ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन अपने आप अंदर की तरफ खिसक आती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बंद कमरे के कोने में परफ्यूम की बोतल खोल दी जाए। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। शुरुआत में खुशबू सिर्फ उसी कोने में होती है जहां सांद्रता ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में अपने आप फैल जाती है। एकदम सही। जब तक कि पूरे कमरे की हवा में वो खुशबू बराबर न मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और पता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक स्थिर जाली या दरवाजा नहीं है। तो फिर ये बेहद लचीली होती है, फ्लेक्सिबल। और इसी लचीलेपन का फायदा उठाकर अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव, जिसके पास कोई हाथ या मुंह तो होता नहीं है। हाँ, अमीबा का तो कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। हाँ, तो वो अपना खाना कैसे खाता है? वो अपनी इसी मेम्ब्रेन को खाने के चारों ओर फैलाता है, उसे घेरता है और फिर पूरे के पूरे खाने को अपने अंदर निगल लेता है। अरे बाप रे। इस पूरी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस का नाम दिया गया है। एंडोसाइटोसिस कमाल की इंजीनियरिंग है ये तो, प्रकृति की, है ना? मतलब गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो डिफ्यूजन के जरिए इस VIP बाउंसर को चकमा देकर या उसकी मंजूरी से अंदर बाहर हो जाती हैं। हाँ। लेकिन जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मतलब पानी, उसका क्या एक तरल पदार्थ के लिए भी यही नियम काम करते हैं? पानी भी डिफ्यूजन के बुनियादी नियमों का ही पालन करता है, लेकिन पानी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाने की इस खास प्रक्रिया को एक अलग नाम दिया गया है। अच्छा, क्या नाम है? इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस? हाँ, इसका नियम बहुत सीधा है। पानी हमेशा उस तरफ तेजी से भागता है जहां पानी की मात्रा कम होती है, या सीधे शब्दों में कहें, जहां किसी और चीज जैसे नमक या चीनी की मिलावट ज्यादा होती है। प्रकृति फिर से वही संतुलन बनाने की कोशिश कर रही होती है। इसे समझने के लिए हमारे रिसर्च मटेरियल में दो बहुत ही दिलचस्प प्रयोग दिए गए हैं। हाँ, वो अंडे वाला प्रयोग। हाँ, पहला प्रयोग अंडे के साथ है। अगर एक कच्चे अंडे को कुछ देर के लिए हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया जाए तो उसका जो सख्त सफेद छिलका होता है वो पूरी तरह से गल जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास बचता है सिर्फ एक पतली सी झिल्ली के अंदर बंद अंडा। हाँ। अब सवाल यह है कि अगर इस बिना छिलके वाले अंडे को एकदम साफ और शुद्ध पानी के बर्तन में रख दिया जाए तो क्या होगा? यहीं पर ऑस्मोसिस का जादू दिखेगा। कैसे? अंडे के बाहर जो पानी है वो एकदम शुद्ध है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है? हाँ, लेकिन अंडे के अंदर जो तरल है उसमें बहुत सारे प्रोटीन और अन्य पदार्थ खुले हुए हैं, मतलब वहाँ शुद्ध पानी की कमी है ना? हाँ, अंदर गाढ़ापन ज्यादा है। तो संतुलन बनाने के लिए बाहर का जो शुद्ध पानी है वो तेजी से उस पतली झिल्ली के जरिए अंडे के अंदर घुसने लगेगा। अरे वाह! और कुछ ही देर में वो अंडा पानी पीकर पूरी तरह से फूल जाएगा। और यही चीज किशमिश के साथ भी होती है ना? बिल्कुल। अगर रात में हम सूखी किशमिश को पानी में भिगो दें तो सुबह तक वो एकदम गोल मटोल हो जाती है, क्योंकि बाहर का पानी किशमिश के अंदर चला जाता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। लेकिन अगर हम इस प्रयोग को पलट दें तो? पलट दे मतलब? मान लीजिए उस सूखी किशमिश या उस अंडे को शुद्ध पानी की जगह किसी बहुत गाढ़े नमक या चीनी के घोल में डाल दें। हाँ। तब क्या होगा? तब दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। अच्छा। उस गाढ़े घोल में पानी कम है और नमक या चीनी ज्यादा है। हाँ। इसे विज्ञान में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। हाइपरटोनिक? हाँ। अब सेल के अंदर शुद्ध पानी ज्यादा है और बाहर कम, तो इस बार संतुलन बनाने के लिए अंडा या किशमिश अपना अंदर का पानी बाहर छोड़ने लगेगा और नतीजा ये होगा कि वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा। ये बात एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? हम अक्सर सुनते ना कि समंदर में फंसे लोग अगर समंदर का पानी पी ले तो उनकी मौत जल्दी हो सकती है। हाँ, ये सुना है। तो अगर बहुत ज्यादा नमकीन पानी पी लिया जाए
तो क्या इंसानी शरीर के सेल्स भी उस किशमिश की तरह अपना पानी खोकर सिकुड़ जाएंगे? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ। सच में? बिल्कुल। जब शरीर के अंदर बहुत ज्यादा नमक पहुंच जाता है तो खून में एक तरह का हाइपरटोनिक माहौल बन जाता है। इस नमक को पतला करने के लिए शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद पानी ऑस्मोसिस के जरिए बाहर खून में खिंचने लगता है। सांप रे। सेल्स अपना पानी खोने लगते हैं और बुरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। इसी वजह से बहुत खतरनाक डिहाइड्रेशन होता है। तो मतलब दिमाग तुरंत संकेत देता होगा कि पानी की भारी कमी हो गई है। हाँ, और बहुत तेज प्यास लगती है। समंदर का पानी पीने से शरीर की प्यास बुझने के बजाय और भड़क जाती है, क्योंकि असल में शरीर अपना पानी खो रहा होता है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इतने छोटे स्तर पर भी प्रकृति भौतिकी या कहें फिजिक्स के नियमों का इतनी सख्ती से पालन करती है ना? प्रकृति के नियम हर जगह एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ एक और अड़चन है। क्या? अगर बहुत ज्यादा शुद्ध पानी में रखे जाने पर एक अंडा फूल सकता है या किशमिश फट सकती हैं, हाँ? तो भारी बारिश के मौसम में बाहर खड़े पेड़ पौधे वो क्यों नहीं फूलकर फट जाते? मतलब उनके सेल्स भी तो लगातार पानी के संपर्क में हैं। ऑस्मोसिस तो वहां भी हो रहा होगा ना? बिल्कुल हो रहा होगा। एक इंसानी सेल को अगर हम एक पानी के गुब्बारे की तरह सोचें, तो वो गुब्बारा ज्यादा पानी भरने पर एक बिंदु के बाद फट जाएगा। पौधों के सेल्स कैसे बचते हैं? प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। जानवरों या इंसानों के शरीर से अलग पौधों, फंगस और कुछ बैक्टीरिया को हर तरह के कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो तो बारिश या तूफान से बचने के लिए किसी छत के नीचे नहीं जा सकते ना? बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए प्रकृति ने उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिया है। अच्छा, कैसा कवच? उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर एक बहुत ही सख्त, मोटी और निर्जीव परत होती है, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वॉल। पौधों में ये दीवार मुख्य रूप से सेल्यूलोज नाम के एक बेहद मजबूत पदार्थ से बनी होती है। तो इसे अगर उसी पानी के गुब्बारे वाले उदाहरण से जोड़ें, तो इंसानी सेल एक ऐसा गुब्बारा है जो ज्यादा पानी भरने पर फट सकता है। हाँ। लेकिन प्लांट सेल वो उस गुब्बारे के बाहर रखा हुआ एक लोहे का पिंजरा या एक बहुत सख्त कार्डबोर्ड बॉक्स है। अरे वाह, ये कार्डबोर्ड बॉक्स वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल साफ कर देता है ना? हाँ, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या पौधा एक हाइपोटोनिक वातावरण में होता है, तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल के अंदर जाने लगता है। सेल फूलता है और वो बाहर की तरफ उस सख्त सेल वॉल पर दबाव डालता है। लेकिन क्योंकि सेल वॉल बहुत मजबूत है, वो टूटती नहीं है। तो वो क्या करती है? बल्कि वो उस फूले हुए सेल पर वापस अंदर की तरफ एकदम बराबर का दबाव डालती है। मतलब अंदर से पानी धक्का दे रहा है और बाहर से दीवारों से रोक रही है। बिल्कुल। और दोनों तरफ के इस भारी दबाव की वजह से सेल फटता नहीं है, बल्कि वो एकदम तन कर खड़ा हो जाता है। अच्छा। और इसी दबाव की वजह से एक हरा भरा पौधा हमेशा सीधा और तनाबा महसूस होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो? उल्टा मतलब अगर भयंकर सूखा पड़ जाए और पौधे को कई दिनों तक पानी ना मिले, तब वो कार्डबोर्ड बॉक्स क्या करता है? तब एक दूसरी घटना होती है जिसे विज्ञान में प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस? हाँ, जब सेल को पानी नहीं मिलता तो वो ऑस्मोसिस के जरिए अपना अंदर का पानी खोने लगता है। ऐसे में सेल के अंदर का सारा तरल पदार्थ सिकुड़ जाता है। तो क्या वो दीवार भी सिकुड़ जाती है? नहीं, बाहर की सख्त दीवार तो अपनी जगह वैसे ही खड़ी रहती है, लेकिन अंदर का जो गुब्बारा है वो सिकुड़कर दीवार से दूर हो जाता है और बीच में इकट्ठा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो पौधे की पत्तियां अपना तनाव खो देती हैं और वो मुरझाकर लटक जाती हैं। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और बेजोड़ डिजाइन है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा में ये बिल्कुल साफ हो गया कि 1665 में जो महज एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी मृत संरचना दिखी थी, वो असल में कितनी जटिल, जीवंत और समझदार है। हाँ, वो सिर्फ एक खाली कमरा नहीं है। एक ऐसा वीआईपी बाउंसर जो तय करता है कि अंदर क्या जाएगा। ऑस्मोसिस का वो जादुई पानी का खेल जो बिना किसी मोटर के पानी का संतुलन बनाता है। और पौधों के पास मौजूद वो अचूक सेल्यूलोज का कवच जो उन्हें हर मौसम में फटने से बचाता है।
ये सब चीजें मिलकर साबित करती हैं कि सेल सिर्फ एक ईंट नहीं है, बल्कि ये जीवन की सबसे संपूर्ण, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मैं सामने रखना चाहूंगी, जो विज्ञान और भविष्य की एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि इंसानों के पास पौधों की तरह वो सख्त सेल वॉल नहीं होती, है ना? हाँ, हमारे पास तो सिर्फ मेम्ब्रेन होती हैं। और इसी वजह से इंसानी शरीर बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा दबाव या खराब पर्यावरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आसानी से कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, सोचिए, अगर भविष्य की तकनीक इंसान को अपने खुद के सेल्स के चारों ओर सेल वॉल जैसे कोई कृत्रिम संरचना या आर्टिफिशियल कवच विकसित करने की ताकत दे दे, तो क्या होगा? अरे बाप रे, ये तो... क्या तब इंसान गहरे समुद्र के उस भयानक दबाव में या शायद मंगल ग्रह जैसे दूसरे ग्रहों के कठोर वातावरण में बिना किसी भारी स्पेस सूट के आराम से चल फिर पाएगा? वाह! ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ये सोचने पे मजबूर करती है कि मानव विकास की, हमारी एवोल्यूशन की सीमाएं आखिर कहाँ तक जा सकती हैं। वाकई, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब सेल के स्तर पर एक छोटा सा बदलाव और पूरी इंसानियत का भविष्य और अस्तित्व बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। क्या इंसान भविष्य में खुद को अंदर से फिर से डिजाइन कर पाएगा? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को, इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हाँ, एक पल निकालकर शरीर के अंदर बिना रुके काम कर रहे उन अरबों माइक्रोस्कोपिक ब्लॉक्स के इस जटिल तंत्र की सराहना जरूर करनी चाहिए, जो एक इंसान को उसका वजूद देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक साधारण से ग्लास के टुकड़े से देख रहे हैं और अचानक आपको रियलाइज हो कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब इस प्लैनेट की हर एक लिविंग चीज बेसिकली बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक वाटर बलून से बनी है। अमेजिंग है ना? लाइफ का पूरा आर्किटेक्चर बस उसी एक छोटी सी यूनिट में छिपा है। बिल्कुल। वेलकम टू द डीप डाइव। दोस्तों, आज हम सेल बायोलॉजी पर एक बहुत ही पावरफुल MCQ क्विज करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। हम यहाँ फैक्ट्स को बस ब्लाइंडली मेमोराइज करने नहीं आए, हम हर सही जवाब के पीछे का क्यों और कैसे समझेंगे। ये एक बहुत ही शानदार अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा पॉज लूंगी ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। तो चलिए सीधा जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनिए आप लोग। 1665 में एक साधारण माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक पतले टुकड़े की जांच करते समय सेल की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है ए. एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. रॉबर्ट हुक या फिर डी. रुडोल्फ विर्चॉव। बहुत ही क्लासिक सवाल है। हाँ, तो दोस्तों 3 से 5 सेकंड लीजिए, सोचिए इसके बारे में। टाइम अप। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। अगर आपने सही जवाब दिया है तो बेहतरीन शुरुआत। हुक ने दरअसल मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना देखी थी, जिसे हम हनीकॉम्ब कहते हैं। अच्छा, मैं हमेशा इसे एक बड़ी बिल्डिंग की तरह इमेजिन करती हूँ। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, वैसे ही ये सेल्स थे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मजे की बात यह है कि हुक डेड कॉक देख रहे थे, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन खाली कमरों के अंदर कोई जिंदा चीज भी हो सकती है। वेट, रियली? तो मतलब असली जो लिविंग सेल है वो किसी और ने खोजा था? एग्जैक्टली। वो ऑप्शन ए वाले एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक थे, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स देखे थे। वाओ, एक ही सवाल से हमें 2 बड़े साइंटिस्ट के बारे में पता चल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ऑप्शंस हैं ए. कंटेन्स अ न्यूक्लियोइड, बी. लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सी. possesses a membrane bound nucleus या D. is typically much smaller than prokaryotic cells. Students, 3 से 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी सोचिए। ये सेल बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सही उत्तर है ऑप्शन सी, possesses a membrane bound nucleus। बिल्कुल। यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है ट्रू न्यूक्लियस। इन सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित रहता है। अच्छा, एक बात बताइए,
क्या इसका मतलब ये है कि सेल का जेनेटिक मटेरियल एक वीआईपी सुरक्षित कमरे में बंद रहता है? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। वो वीआईपी रूम ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें ऐसा कोई वीआईपी रूम नहीं होता है। अरे वाह, ये वीआईपी वाला एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। CO2 और O2 जैसी गैसेस सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के आर पार मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा जाती हैं? ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस है A ऑस्मोसिस, B डिफ्यूजन, C एंडोसाइटोसिस या D प्लाज्मोलिसिस। स्टूडेंट्स अपना आंसर लॉक कीजिए। गैसों की मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ना चीजें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। सेल को इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। मतलब ये ऐसा है कि जैसे हम कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़क दें और वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाए। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जहाँ परफ्यूम छिड़का वहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है और फिर वो पूरे कमरे में लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाता है। बहुत ही आसान था ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अगर एक जीवित सेल को बहुत अधिक गाढ़े यानी हाइपरटोनिक नमक के घोल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सवाल है। ऑप्शंस है A it swells up, B it shrinks, C it remains the exact same size या D it bursts immediately। 3 से 5 सेकंड लीजिए स्टूडेंट्स। हाइपरटोनिक का मतलब याद रखिएगा। और सही उत्तर है ऑप्शन B it shrinks यानी ये सिकुड़ जाता है। बिल्कुल, बाहर नमक ज्यादा है मतलब पानी कम है, तो सेल के अंदर का पानी उस बैलेंस को बनाने के लिए बाहर निकल जाता है। ओहो, मतलब ये तो अंगूर से किशमिश बनने वाली बात हो गई। अगर हम अंगूर को गाढ़े नमक या चीनी के घोल में डाल दें तो उसका पानी बाहर आ जाता है और वो सिकुड़ कर किशमिश बन जाता है। हाँ बिल्कुल, यही साइंस है उसके पीछे। पानी का बाहर जाना ही सेल को सिकोड़ देता है। फैंटास्टिक दोस्तों, आधा क्विज हो चुका है। अपना स्कोर गिनते रहिए। अगर आप 4 में से 4 सही कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और अगर कुछ गलत भी हुए तो कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने ही आए हैं। सही कहा। अब इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जब एक जीवित प्लांट सेल ऑस्मोसिस के कारण पानी खो देता है और उसके अंदर का हिस्सा सेल वॉल से दूर सिकुड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लांट सेल की बात हो रही है। ऑप्शंस है A एंडोसाइटोसिस, B प्लाज्मोलाइसिस, C डिफ्यूजन या D साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स सोचिए इसके बारे में। ये पिछले सवाल का ही एक एक्सटेंशन है। और सही जवाब है ऑप्शन B प्लाज्मोलाइसिस यानी प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लांट सेल में ना एक कैच है। प्लांट सेल पूरी तरह से पिचकता नहीं है क्योंकि उसके बाहर एक बहुत सख्त दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, मतलब बाहरी दीवार वैसी ही खड़ी रहती है, बस अंदर का जो मटेरियल है वो पानी खोकर सिकुड़ जाता है। एग्जैक्टली, जैसे किसी मजबूत डब्बे के अंदर रखा हुआ बलून पिचक जाए लेकिन डिब्बा वैसा का वैसा रहे। वाओ, नेचर का डिजाइन भी कितना स्मार्ट है। और इसी दीवार से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये बाहरी सख्त परत जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है और प्लांट सेल्स में तो होती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं, उसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है आपने हिंट दे ही दिया है। हाँ। ऑप्शंस है A प्लाज्मा मेम्ब्रेन, B साइटोप्लाज्म, C न्यूक्लियस या D सेल वॉल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी लॉक कीजिए। सेल्यूलोज यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है और सही जवाब है ऑप्शन D सेल वॉल। सेल्यूलोज बहुत ही मजबूत होता है। यही वो चीज है जो पौधों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है ताकि वो सीधे खड़े रह सकें। अच्छा, तो क्या इसीलिए पेड़ इतने मजबूत और कठोर होते हैं और हम इंसान इतने नरम और फ्लेक्सिबल होते हैं? बिल्कुल। सोचिए अगर हमारे सेल्स में भी सेल वॉल होती तो हम मुड़ ही नहीं पाते, हम बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त हो जाते। मतलब हम डांस तो बिल्कुल नहीं कर पाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 1839 में किस वैज्ञानिक ने सेल के अंदर मौजूद तरल पदार्थ का वर्णन करने के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था? ये एक बहुत ही डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं A पुरकिंजे, B श्लाइडन, C श्वान या D रॉबर्ट ब्राउन। स्टूडेंट्स 3 से 5 सेकंड का पॉज लीजिए।
साइंटिस्ट के नाम अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। हाँ, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरकिंजे यानी पुरकिंगे। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली वो जीवित पदार्थ है जिसमें सेल के सारे जरूरी फंक्शंस होते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक जेली जैसा फ्लूइड होता है। राइट, मतलब सारा सेल, जूस और न्यूट्रिएंट्स इसी में तैरते रहते हैं। हाँ, अगर ये सिर्फ पानी होता तो सेल के अंदर के सारे पार्ट्स ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते। अरे बाप रे, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये जेली उन्हें अपनी जगह पे टिकाए रखती है। अमेजिंग। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसे क्रैक कर पाते हैं या नहीं। इंसानों के शरीर में वो कौन सा सेल है जिसकी संरचना बहुत लंबी और शाखाओं वाली होती है, जिसमें एक तारे जैसी बॉडी और लंबी पूंछ होती है? फॉर्म फॉलोज फंक्शन, बस ये याद रखिएगा। ऑप्शंस हैं ए स्मूथ मसल सेल, बी रेड ब्लड सेल, सी नर्व सेल या डी बोन सेल। स्टूडेंट्स, ये आखिरी सवाल है, अपना बेस्ट दीजिए। तारे जैसी बॉडी और लंबी पूंछ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्व सेल यानी नर्व सेल। जैसा कि मैंने कहा, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। सेल का आकार हमेशा उसके काम पर निर्भर करता है। तो मतलब नर्व सेल का काम सिग्नल भेजना है, इसलिए वो ऐसा दिखता है। एग्जैक्टली। नर्व सेल को शरीर में दूर दूर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने होते हैं, इसलिए ये लंबे केबल्स या तारों की तरह डिजाइन किए गए हैं ताकि सिग्नल बिना रुके पहुंच सके। वाओ, हमारी बॉडी सच में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह है। अमेजिंग। तो दोस्तों, हमारा सेल बायोलॉजी का ये MCQ डीप डाइव यहीं पूरा होता है। उसके काम से जुड़ा है। तो सोचिए हमारे शरीर में और कितने अजीबोगरीब आकार के सेल्स छिपे होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई सेल ऐसा भी हो सकता है जिसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के अपनी नंगी आंखों से देख सकें? वेट, बिना माइक्रोस्कोप के क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं स्टूडेंट्स को एक छोटा सा हिंट देता हूं, अंडों के बारे में सोचिए। इसे खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। वाओ, ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। दोस्तों, इसे जरूर सर्च करना। और आहा स्टूडेंट्स, अगर आप 8 में से 8 या ज्यादातर सवालों के सही जवाब दे रहे हैं तो ग्रेट जॉब। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कमेंट करके बताओ आप सबका स्कोर क्या रहा, हमें बहुत खुशी होगी ये जानकर। और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो आज आपने उनके पीछे का रीजन तो समझ ही लिया है। एग्जैक्टली। अगर आपको ये डीप डाइव और ये क्विज पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे कुछ नए और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ।